कहानी की शुरुआत होती है एक औरत से जो रेगिस्तान के बीचों बीच छुट्टियां मना रही थी। तभी अचानक उसे कुछ गाड़ियां आती हुई दिखती हैं। वो अपने एक दोस्त से पूछती है कि हम तो शहर से बहुत दूर हैं, तो वो गाड़ी वहां पर क्या कर रही है? क्या उनसे मिलने कोई आने वाला था? दोस्त कहती है नहीं। तभी वो अपनी बॉडीगार्ड्स को देखने के लिए जाती है, तो उसे पता चलता है कि वो तो पहले से ही मरे पड़े हुए हैं। वो थक हार कर वहीं पर बैठ जाती है। अचानक एक गाड़ी आकर रुकती है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद वो एक जेल में होती है। वहां पर एक मशहूर और अमीर आदमी उसे मिलने के लिए आता है। वो उससे पूछता है कि मैंने सारे पैसे दे दिए हैं, मगर फिर भी जो डील हुई थी उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा। औरत कहती है कि उसे वहां पर रखने से कुछ सही नहीं होगा। तभी वो आदमी कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है और अगर 2 घंटों में उसने काम नहीं किया तो उसे मार दिया जाएगा। अब कहानी कुछ दिन पहले जाती है, जहां पर हम एक मशहूर वकील को देखते हैं जिसका नाम रेचल है। वो उन अमीर क्रिमिनल्स का पीछा करती है जो अपने पैसे लीगल लूपहोल्स के पीछे छुपाते हैं। वो लीगल और इलीगल के बीच, ब्लैक और वाइट के बीच बीच की ग्रे वाली जगह में अपना शिकार करती है। उसने अपना सारा काम ब्रैक्सटन नाम के एक आदमी से सीखा था जो लोगों के उधार पैसे निकलवाता था। बस कुछ ही दिन पहले ब्रैक्सटन एक आदमी के पास गया था जिसका नाम मैनी सैलेजार था, जो एक बड़ा माफिया बॉस था। उसके प्राइवेट आइलैंड पर उससे मिलने वो वहाँ $1 बिलियन का एक बड़ा उधार वसूलने गया था। सालेजार ने उसे पैसे देने का वादा किया था और थोड़ी देर के लिए ब्रैक्सटन ने सोचा कि उसका काम खत्म हो गया है। लेकिन जैसे ही उसने अपने कस्टमर को कॉल में सब कुछ बताया और गाड़ी से नीचे उतरा, तभी सालेजार के एक आदमी जिसका नाम एल अशान था, उसने ब्रैक्सटन को गोली मार दी और उसे वहीं खत्म कर दिया। वो वहाँ उधार वसूलने आया था, मगर अब वो खुद ही मर चुका था। अब जैसे एक चूहे से खाना छूट जाता है, दूसरा चूहा उसे ढूंढने वहाँ आ जाता है और इस बार वो चूही थी रेचल वाइल्ड। कुछ दिनों के बाद रेचल बॉबी नाम के एक औरत से मिलती है। बॉबी स्पेंसर गोल्डस्टीन कंपनी के एसेट्स मैनेजमेंट में एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर थी। यही वो कंपनी थी जिसने सालेजार को $1 बिलियन कर्ज दिए थे और उन्हें वो पैसा वापस निकलवाना था। रेचल को यकीन था कि वो पूरा पैसा निकलवा लेगी, इसलिए वो बॉबी से 20% कमीशन मांग लेती है। बॉबी तुरंत पलटी मारती है और बहस करती है कि बहुत सारे कलेक्टर्स हैं जो सिर्फ 5% पर उसका काम कर देंगे। रेचल बहुत शांत रहती है। वो बॉबी को याद दिलाती है कि 5% वाले कलेक्टर्स बिल्कुल ब्रैक्सटन की तरह खत्म हो जाएंगे। पैसे वापस लेने के बजाय उन्हें सिर्फ एक और डेड बॉडी मिलेगी और कुछ नहीं। इसी बीच बॉबी को रेचल और उसकी नेगोशिएशन का स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन काफी देर की बहस के बाद आखिरकार वो 10% कमीशन पर मान जाते हैं। वो रेचल को $10 मिलियन एडवांस देने के लिए भी मान जाते हैं। रेचल मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। डील पक्की होने के बाद अब रेचल अपनी टीम बनाने लग जाती है। सालाजार हजारों नकली नाम और प्रोटेक्शन की लेयर्स के पीछे छुपाया हुआ है, इसलिए पहले वाले तरीके अब काम नहीं करेंगे। रेचल के सबसे भरोसेमंद लोगों में से 2 आदमी थे जिन्हें उसने एक बार थाईलैंड की एक जेल से आज़ाद करवाया था। इनमें से एक आदमी का नाम सिड है और दूसरे आदमी का नाम ब्रोंको। सिड एक अमीर आदमी जैसा लगता है और वो काफ़ी अच्छी तरह से बात कर लेता है। वो रिश्वत देना, लोगों का पीछा करना और जानकारी इकट्ठा करने में माहिर था। दूसरी तरफ ब्रोंको उनके बिजनेस का दूसरा हिस्सा संभालता था। जब बात नहीं करती तो वो सीधे बंदूक से चीज़ों को सुलझाता था। कुछ देर बाद अपने हैकर ग्रुप से इकट्ठा की गई सारी जानकारी के साथ रेचल सिड को सऊदी अरेबिया भेज देती है, क्योंकि सालेजार के काफ़ी सारे काम वहीं पर होते थे। इसी बीच रेचल ब्रोंको के साथ सालेजार के एक वकील से मिलने जाती है। उस वकील का नाम माइक विलियम्स हॉर्विट्स होता है। पहले उसे लगता है कि रेचल उससे किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करने के लिए आई है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रेचल मैनी सालेजार के बारे में कुछ बात करने आई है, माइक तुरंत अपनी सिक्योरिटी को कॉल कर देता है और उन्हें बिल्डिंग से निकालने का ऑर्डर दे देता है। रेचल पूछती है कि क्या वहां पर कोई प्रॉब्लम है। माइक कहता है इन दोनों को अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकालो। ब्रोंको शांत रहता है और वो गार्ड से पूछता है कि क्या वो सच में पूरा दिन ऑफिस के फ्लोर से बॉडी पार्ट साफ करने में बिताना चाहता है। ये धमकी सुनकर सबको हिचकिचाहट हो जाती है। तभी माइक ना चाहते हुए उनसे बात करने के लिए मान जाता है। रेचल बिना समय गंवाए कहती है कि उन्हें $1 बिलियन का कर्ज वापस देना होगा। माइक तब सब कुछ मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि बात करने को कुछ भी नहीं है। रेचल बहस करने के बजाय शांति से अपना फोन नंबर टेबल पर रख देती है और उसे कहती है कि अगले कुछ ही दिनों में कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे कॉल कर ले। फिर वो मुड़ती है और वहां से चली जाती है। उसे पता था कि माइक उसे कुछ दिनों में जरूर कॉल करेगा। इसी बीच सऊदी अरेबिया में सिड चुपके से रिपोर्ट करता है कि सालाजार की एक होटल बिल्डिंग, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था, लीगल बिल्डिंग हाइट से ऊंचा बन रही है और रेचल के हैकर ने पहले ही ब्लूप्रिंट्स बदल दिए थे। तभी अथॉरिटीज उनके पास आती हैं और उनके पास पूरी बिल्डिंग देखने के अलावा और कोई चारा नहीं होता, इसलिए कंस्ट्रक्शन स्लो हो जाती है। हर दिन प्रोजेक्ट रुकने पर सालाजार को बहुत सारा पैसा नुकसान में लग जाता था। मगर रेचल का काम अभी खत्म नहीं हुआ होता और प्रेशर बनाने के लिए सिड वही काम करता है जो वो सबसे अच्छा जानता था, रिश्वत देना। वो कई सारे एनवेलप्स में इतने पैसे डाल देता है कि 1 साल की सैलरी बन जाए। फिर वो जानबूझकर एक पोर्ट ऑफिशियल की गाड़ी को पीछे से मार देता है, जो एक एक्सीडेंट जैसा लगता था। वो असल में उनसे बात करने का एक तरीका था। सिड उनसे माफी मांगता है और अपनी इच्छाएं दिखाने के लिए और नुकसान के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे दे देता है और ऑफिशियल उनसे बात करने लग जाते हैं।
कुछ ही देर बाद सालाजार की बिल्डिंग के लिए जो लोहा जा रहा होता है वही शिपमेंट पोर्ट पर डिले होने शुरू हो जाते हैं और प्रोजेक्ट और भी तेजी के साथ पैसा गंवा रहा था। इसी बीच स्पेन के एक छोटे से आइलैंड पर ब्रोंको और उसके पार्टनर बेकर एक लोकल खबरी के साथ वहां काम करते हैं। वो सालाजार के एक ऑयल रिग को खराब कर देते हैं। वो चुपके से एक बड़े स्ट्रक्चर के अंदर एक छोटा सा फ्यूज लगा देते हैं। उसे ढूंढना ऐसा था जैसे घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा, और जब तक उस फॉल्ट का पता नहीं चलता वो रिग काम नहीं कर सकेगी और हर दिन बंद रहने पर सालाजार को $1 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ेगा। कुछ ही देर में सालाजार आखिरकार माइक को बुलाकर उससे जवाब मांगता है। तभी माइक मान लेता है कि रेचल की वजह से उनका सारा काम खराब हो रहा है। वो ध्यान से बताता है कि हालात और खराब होने से पहले ही डील कर लेनी चाहिए। वो समझाता है कि रेचल ने दूसरे वकीलों का इंतजाम कर लिया है, अगर उसे कुछ हो जाता है तो वो उसकी बजाय काम कर लेंगे, इसलिए उसे मारना एक बहुत ही महंगी गलती साबित हो सकती है। तभी माइक $300 मिलियन में पूरा केस खत्म करने की सलाह देता है। वो कहता है कि ये हर हफ्ते होने वाले नुकसान से बहुत कम खर्च होगा। मगर सालाजार को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसकी अकड़ उसकी वॉलेट से कहीं ज्यादा बड़ी है। तभी माइक बताता है कि उन्हें एक एडवांटेज अभी भी है, क्योंकि रेचल को अभी भी वुल्फ गैंग के बारे में कुछ पता नहीं है। वुल्फ गैंग वही अकाउंटेंट है जो सालाजार के ज्यादातर पैसे छुपाने के लिए काम करता है। मगर बदकिस्मती से रेचल उनसे कई कदम आगे थी। उसकी पहली मीटिंग के बाद से ब्रोंको ने चुपके से वुल्फ गैंग के ऑफिस में एक सर्वेलेंस डिवाइस लगा दिया था, इसलिए उनको वुल्फ गैंग के बारे में सब कुछ पता चल गया था। वो सारी जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं, जबकि सिड अकेले सऊदी अरेबिया में अपना काम कर रहा था। वो सबको बताता है कि वो एक इन्वेस्टर है, इसलिए वो वुल्फ गैंग की एक प्राइवेट पार्टी में चला जाता है। लेकिन वो सीधे वुल्फ गैंग के पास नहीं जाता। इसके बजाय सिड एक अकेले टेबल पर बैठ जाता है और गेम खेलना शुरू करता है जो वुल्फ गैंग को भी बहुत पसंद था। वो लोडेड डाइस यूज करता है और खामोशी से वो हर एक आदमी से गेम जीत जाता है। लगातार जीतने की वजह से वो काफी ध्यान खींच लेता है। आखिरकार वुल्फ गैंग खुद उसके पास आता है। वुल्फ गैंग को अजीब इसलिए नहीं लग रहा था कि सिड हर गेम जीत रहा था, बल्कि इस बात पर लग रहा था कि सिड प्राइज मनी लेना नहीं चाहता था। एक बार फिर सिड जीत जाता है और वो फिर भी पैसे लेने से इनकार कर देता है, और आखिर में जब वुल्फ गैंग उसे पैसे लेने को कहता है, सिड को समझ आ जाता है कि उसने अपना काम कर दिया है और वो सही जगह पर पहुंच गया है। इसी समय सिड जानबूझकर हारना शुरू कर देता है। क्योंकि उसके पास इतना सारा पैसा नहीं होता, वो माफी मांगता है और वुल्फ गैंग को एक खोए हुए स्टैचू का गिफ्ट कर देता है। वो जानता था कि अमीर लोग दोस्तों के गिफ्ट को पैसे से ज्यादा ध्यान देते हैं। मगर सिड ने गिफ्ट के अंदर एक ट्रोजन डिवाइस छुपाए रखी थी और वुल्फ गैंग को कभी वो सामने दिखाई नहीं दे सकती थी। जब वो लोग स्टैचू को ऑफिस में रख देते हैं, रेचल के हैकर्स सब कुछ एक्सेस कर लेते हैं, बैंक अकाउंट्स, शेल कंपनीज और छुपाए हुए सारे ट्रांसफर्स। सारे डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद रेचल आखिरकार कोर्ट चली जाती है और अपना केस शुरू कर देती है। प्रेशर में आके माइक रेचल को कॉल कर देता है। इस बार वो $200 मिलियन में पूरा केस खत्म करना चाहता था। रेचल तुरंत उसका ऑफर रिजेक्ट कर देती है और फोन काट देती है। माइक के लिए कॉल के बाद खामोशी धमकी से ज्यादा लग रही थी, और जब रेचल को पता चल जाता है कि सालाजार आखिरकार उसे कांटेक्ट जरूर करेगा, रेचल ब्रोंको और सिड को उसके आइलैंड पर भेज देती है। उन्हें इस बात की तैयारी करनी है कि अगर बातचीत गलत हो जाए तो क्या करना है। वो एक खाली जगह में कैंप लगा देते हैं। उन्होंने उस जगह को सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वहां पर एक पुराने टनल नेटवर्क का काफी सारा हिस्सा है। अगर रेचल को जल्दी वहां से निकालना पड़ा तो वो उस नेटवर्क को इस्तेमाल करके वहां से आराम से निकल सकते हैं। और क्योंकि उनकी मीटिंग सालाजार के लग्जरी होटल में होने वाली है, इसलिए ब्रोंको तुरंत हर मुमकिन रास्ते की प्लानिंग शुरू कर देता है। पहला रास्ता सीधे शहर से पोर्ट तक जाता है। दूसरा रास्ता नॉर्थ में एक छोटे एयरफील्ड से जायरोप्लेन इस्तेमाल करके निकाला जा सकता है। तीसरा रास्ता सबसे दूर है। ये उस महल के नीचे सुराग से वेस्ट की तरफ जाता है जो आगे एक बोट से मिलता है। सारे रास्ते मार्क करने के बाद वो उन्हें एक एक करके टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। पहले रास्ते में सबसे बड़ी कमजोरी तुरंत ही निकल जाती है। कोई भी गाड़ी कुछ ही देर में उस रोड पर फंस जाएगी, इसलिए वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। और ये देखने के लिए कि लोकल पुलिस कितनी जल्दी वहां पर आ सकती है, टीम का एक मेंबर होटल से हार्बर तक चलते हुए जानबूझकर पुलिस का ध्यान खींच लेता है। पुलिस उस बाइक का पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन छोटे रास्तों से मोटरसाइकिल बहुत आसानी से निकल जाती है, इसलिए वो अपने पीछा करने वाले पुलिस को पीछे छोड़ देता है। दूसरा रास्ता ज्यादा सीधा था, क्योंकि ज्यादातर हिस्सा कच्ची सड़क पर होता है, इसलिए स्पीड उसका सबसे बड़ा फायदा हो सकता था। इन सब के बावजूद फिर भी ब्रोंको एक बैकअप प्लान रखना पसंद करता था। रास्ते में वो एक बड़े केले के प्लांटेशन को देखते हैं जहां पर छुपाया जा सकता था। अगर उनका दुश्मन बहुत करीब आ जाए तो उसे उस प्लांटेशन में उलझाया जा सकता है, और वो वहां पर कुछ जाल भी तैयार कर लेते हैं। उनका तीसरा रास्ता सबसे अजीब होता है। इसमें महल के टनल सिस्टम के जरिए पैदल भागकर एक छुपे हुए बगी तक पहुंचना होता है।
एक गहरी खाई का रास्ता उनका रास्ता रोक सकती थी, इसलिए ब्रोंको स्टील केबल्स लगवा देता है वहां पर एक जिप लाइन बनाने के लिए। वो टीम को बार बार प्रैक्टिस करवाता है ताकि मिशन के दिन सब कुछ सही से काम कर सके। इन सब के बाद भी ब्रोंको को चैन नहीं मिलता। वो टीम को बार बार कॉल करता है। आखिरकार सबको रास्ता याद हो जाता है, क्योंकि तैयारी जान बचा सकती है और वो उस समय पर कोई गलती नहीं करना चाहता था। निकलने के सारे रास्ते देखने के बाद ये मिशन का सिर्फ एक हिस्सा था। नेगोशिएशन के बीच फायदा लेने के लिए उन्हें सालाज़ार का प्लान जानना होगा, जिसके लिए उन्हें सालाज़ार के होटल के अंदर घुसना होगा। तभी बीच में ब्रोंको लॉबी में झूठे हार्ट अटैक का नाटक करता है। जब सबका ध्यान भटक जाता है, वो जल्दी से एक की कार्ड चुरा लेता है। कुछ सीसीटीवी कैमरास को डिसेबल करने के बाद वो दोनों, सिड और ब्रोंको, सालाज़ार के पेंट हाउस में चुपके से घुल जाते हैं और बिल्डिंग में लिसनिंग डिवाइसेस लगा देते हैं, जिसके बाद वहां पर होने वाली हर बात रेचल को पता चल सकती है। मगर उनका काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वहां पर पुलिस के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सिड एक आखिरी काम करता है। वो एक शराबी होने का नाटक करता है और वो जानबूझकर एक पुलिस ऑफिसर के जूते पर सुसु कर देता है। ऑफिसर तुरंत उसे अरेस्ट कर लेता है और एक जेल में डाल देता है। अंदर जाके चुपके से सिड स्टेशन के पूरे सिक्योरिटी और सारे रास्ते देख लेता है। जब वो बाहर भेजा जाता है, उसके पास जेल की सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही होती है। इसी बीच टीम का एक दूसरा मेंबर चुपके से कई पुलिस गाड़ियों के नीचे बॉम्ब लगा देता है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में रेचल और प्रेशर बढ़ा देती है। एक एक करके कोर्ट सालाज़ार की और ज्यादा कंपनीज को फ्रीज कर देता है। उसके एम्पायर का हर एक कंट्रोल उसके हाथों से फिसलता जा रहा था और उसके सारे रास्ते दिन ब दिन कम होते जा रहे थे। सालाज़ार आखिरकार रेचल को अपने आइलैंड पर आमने सामने मिलने के लिए बुला लेता है। वो माइक से कहकर वहां पर एक मीटिंग अरेंज करवा देता है। आखिर में रेचल मीटिंग के लिए सालाज़ार के आइलैंड पर पहुंच जाती है। अपनी सिक्योरिटी के लिए वो एक गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर छोड़ देती है। इसी बीच सालाज़ार एक रेंटेड हेलीकॉप्टर से वहां पर आ जाता है। वो सीधे अपने पेंट हाउस की तरफ जाता है। उसे ये पता नहीं था कि रूम में पहले से ही काफ़ी सारे माइक्स लगा दिए गए हैं। वो माइक के साथ नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी पर डिटेल में बात करता है और रेचल की टीम हर एक शब्द सुन रही थी। जब तक मीटिंग शुरू होती है, रेचल पहले से जानती थी कि सालाज़ार की आखिरी लिमिट $400 मिलियन है। मीटिंग शुरू होने के बाद माइक 350 मिलियन की ऑफर देना शुरू करता है। वो कहता है कि ये उसकी आखिरी ऑफर है, मगर रेचल सुनने के बाद तुरंत इनकार कर देती है। मगर उसी समय पर सालाज़ार बीच में आ जाता है और अमाउंट को 400 मिलियन कर देता है। वो सबके सामने माइक को डांटता है और नाटक करता है, मगर रेचल को पहले से ही पूरा ड्रामा पता चल गया था और बिना किसी हिचकिचाहट के वो कहती है कि उसे पूरा $1 बिलियन चाहिए। वो उन्हें याद दिलाती है कि उस पैसे में एडिशनल इंटरेस्ट और पेनल्टीज भी शामिल नहीं हैं। ये सुनकर पूरी जगह खामोश हो जाती है। सालाज़ार आखिर अपना सब्र खो देता है और उन्हें वहां से जाने को कह देता है और वो ये भी कहता है कि रेचल के पास अब और कोई चीज नहीं है जिससे वो प्रेशर बना सके। हवेली से वापस आते हुए रेचल ब्रोंको को एक छोटे से बार पर रुकने को कह देती है, क्योंकि वो बियर पीना चाहती थी। ये सुनकर सबको बेचैनी हो जाती है, क्योंकि वो दुश्मन का इलाका था, मगर फिर भी कोई उससे बहस नहीं करता। जब रेचल अंदर आराम कर रही होती है, उसकी टीम पूरी बिल्डिंग को घेर लेती है। थोड़ी देर के बाद ब्रोंको ऑपरेटर कहता है कि वहां पर कुछ आदमी हथियार लेकर आ रहे हैं, जिसके वजह से पूरा माहौल तुरंत बदल जाता है। टीम का हर एक मेंबर पोजीशन में आ जाता है। ब्रोंको लॉबी कवर करता है, जबकि सिड पीछे वाला रास्ता देख लेता है। जैसे ही हमलावर पास आते जाते हैं, सब कुछ एक साथ होने लगता है। ब्रोंको अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हुए खामोशी से बिल्डिंग के अंदर 2 आदमियों को खत्म कर देता है और सिड उसके पीछे पूरा रास्ता साफ कर देता है। कुछ ही देर में पीछे के रास्ते से रेचल को बाहर निकाल लिया जाता है और जल्द ही महफूज जगह तक पहुंचा दिया जाता है। सालाज़ार का असैसिनेशन हमला फेल हो जाता है, लेकिन सालाज़ार ने एक बड़ी गलती कर दी थी। अब इमरजेंसी कोर्ट प्रोटेक्शन लेटर इशू होने से पहले ही सालाज़ार भारी मात्रा में अपने पैसे और असेट्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगता है। ये बिल्कुल वही काम था जिसका रेचल कब से इंतजार कर रही थी। उसकी टीम हर एक ट्रांसफर पर नजर रख रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि हर एक ट्रांसफर एक निशान छोड़ती है। केमिकल कंपनीज, टेलीकम्युनिकेशन बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, एक के बाद एक कोड उन्हें आइडेंटिफाई करके फ्रीज कर देता है। अब सालाज़ार के सारे रास्ते उम्मीद से ज्यादा तेजी से बंद होना शुरू हो जाते हैं। आखिरकार सालाज़ार के लोगों को वुल्फ गैंग के ऑफिस में छुपाए हुए सारे माइक्स मिल जाते हैं। तब तक पूरा नुकसान हो चुका था और उसके एम्पायर का ज्यादातर हिस्सा पहले ही फ्रीज हो चुका था। अब उसके पास भागने की कोई जगह नहीं बची थी, जिसके बाद वो फिर से रेचल के साथ बात करने के लिए मान जाता है। इस बार रेचल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वहां आती है। सालाज़ार पहले 800 मिलियन की ऑफर करता है, लेकिन रेचल उस ऑफर को देखती तक नहीं। इसके बजाय वो सब कुछ रिलीज करने की धमकी दे देती है, जो वो सालाज़ार के बारे में जानती थी। न सिर्फ कोर्ट को, बल्कि सालाज़ार के उन ताकतवर बिजनेस पार्टनर्स को भी सब कुछ बता देगी। ये सुनकर सालाज़ार को धमकी असली लग जाती है। पहली बार सालाज़ार सच में घबरा जाता है और एक लंबी खामोशी के बाद वो हार मान लेता है और पूरे $1 बिलियन देने को मान जाता है। बदले में उसे अपने सारे फ्रीज किए हुए असेट्स और पैसा वापस करने को कह देता है। रेचल उसकी बात मान जाती है।
आखिरकार रेचल ने अपना काम कर दिया और सैलेजार ने उसका पूरा पैसा लौटा दिया था। इसके बाद रेचल उस होटल से विनर होकर बाहर निकल जाती है। सैलेजार एल एशान को ऑर्डर दे देता है माइक को एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए। इस ऑर्डर के पीछे एक खामोश निर्देश छुपाया गया था, मतलब था कि माइक को हमेशा के लिए खामोश कर दो। इसी बीच दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में पूरा पैसा अच्छी तरह वापस पहुंच जाता है। लगातार प्रेशर, लॉसूट, सर्वेलेंस और धोखे के बाद रेचल ने वो सब हासिल कर लिया जो कोई और नहीं कर सका। उसने वो इम्पॉसिबल उधार वापस निकाल लिया। लेकिन पैसे निकालने के 3 महीने बाद भी बॉबी रेचल को उसके बाकी $100 मिलियन देने से इनकार कर रही थी और वो उसके कॉल्स भी नहीं उठा रही थी, जिसके वजह से रेचल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन रेचल छुट्टियां मनाने के लिए एक डेजर्ट में गई हुई होती है, तभी चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। रेचल को एक गाड़ी अपनी तरफ आती दिखती है। उसे तुरंत लगता है कि कुछ तो गलत होने वाला है। वो अपने बगल वाले टेंट की तरफ दौड़ के जाती है, तब उसका गार्ड पहले से ही मरा पड़ा होता है और उसकी बॉडी जमीन पर पड़ी होती है। रेचल को इससे एक झटका लगता है। वो वापस दौड़ के जाती है इस उम्मीद में कि कोई तो जिंदा बच गया होगा, लेकिन उसके बजाय उसकी दोस्त भी वहां पर मरी पड़ी होती है। रेचल के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन इससे पहले कि सैलाजार के लोग उसे ले जाएं, वो अपनी घड़ी में ट्रैकर ऑन कर देती है और कुछ घंटों के बाद सिड और ब्रोंको को रेचल का सिग्नल मिल जाता है। उस रात वो दोनों बॉबी से मिलने के लिए जाते हैं और वो रेचल के गायब होने के बारे में उससे जवाब मांगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि बॉबी ने बस कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज को बताया था और बाकी कुछ नहीं जानती थी, और उससे भी बुरा, उसने रेचल को उसके बाकी $100 मिलियन भी नहीं दिए हैं जो उसे मिलने चाहिए थे। ये सब कुछ जानने के बाद वो दोनों आदमी बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चले जाते हैं। इसी बीच रेचल को सैलेजार के आइलैंड पर पुलिस स्टेशन के अंदर रखा जाता है। सैलेजार खुद उससे मिलने के लिए आया था। वो बहुत गुस्सा था क्योंकि उसके पूरे एसेट्स और पैसा अभी भी फ्रीज था और उसने $1 बिलियन भी उसे दे दिए थे। रेचल शांति से समझाती है कि उसे भी उसकी पेमेंट नहीं मिली है। वो उसे बताती है कि उसे बंदी रखने से कंपनी पर प्रेशर नहीं बढ़ेगा क्योंकि कंपनी को उसके बंदी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर सैलेजार उसकी बात पर भरोसा करने से इनकार कर देता है। वो धमकी देता है कि जब तक कोई सुन नहीं लेता, वो उसके छोटे टुकड़े करके उस कंपनी को बेच देगा। दूसरी तरफ आइलैंड के वेस्टर्न साइड पर रेचल की टीम वापस आ जाती है। वो महीनों पहले जो भी प्लान उन्होंने बनाया था उन्हें वापस शुरू कर देती है। हर रास्ता, हर पैसे का लेना देना और हर एक बैकअप प्लान, सब कुछ तैयार होने के बाद सिड और ब्रोंको खुद को पुलिस ऑफिसर बनाकर शांति से स्टेशन में ड्राइव करके चले जाते हैं। वो एक एक करके सारे ऑफिसर्स को निहत्था कर देते हैं और उन्हें उन्हीं की जेल में बंद कर देते हैं। रेचल को बचाने का मिशन शुरू हो जाता है, लेकिन जब कुछ ऑफिसर्स अंदर आते हैं उनके लिए चीजें और भी मुश्किल हो जाती हैं। दोनों तरफ के लोग कुछ भी नहीं करते एक पल के लिए। फिर ऑफिसर अपनी बंदूक की तरफ हाथ बढ़ाता है और वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। छोटी सी जगह में एक जंग का मैदान बन जाता है और गोलियां चलने की वजह से बाहर की पुलिस को भी उनके बारे में पता चल जाता है। जैसे ही आगे के रास्ते में बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं, बाहर पीछे की दीवार पर रेचल की टीम बॉम्ब लगा देती है। वो रेचल को बचा लेते हैं और नॉर्थ की तरफ छोटे जहाज वाले एयरफील्ड की तरफ भागने लग जाते हैं। थोड़ी देर के लिए उन्हें लगता है कि वो सच में बच गए हैं, लेकिन वहीं पर कुछ अजीब हो जाता है। दुश्मन के लोग उस पूरे गैराज को बॉम्ब से उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनका वहां से निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। ब्रोंको तुरंत अगला प्लान शुरू कर देता है। वो पूरी गाड़ियों को केले के फील्ड्स की तरफ ले जाता है और जैसा उन्होंने प्लान किया था, दुश्मन की गाड़ियां तेजी से उनका पीछा करती रहती हैं। वो सीधे ब्रोंको के जाल में फंस जाते हैं और उन गड्ढों में गिर जाते हैं। रेचल की टीम जल्दी से बचते हुए उन सारे लोगों को खत्म करके आगे बढ़ जाती है। आखिर वो सब लोग उस महल तक पहुंच जाते हैं। ये उनका तीसरा और आखिरी रास्ता था वहां से बच निकलने का, मगर बदकिस्मती से सैलेजार के आदमी हर तरफ से उनके करीब आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से पूरी टीम को उनका मुकाबला करना पड़ता है। सिड उन्हें बचाने के लिए गोलियां चलाता है, जबकि बाकी की पूरी टीम नीचे सुरख में चली जाती है। उसी हवेली के अंदर बेकर बॉम्ब लगाने के लिए पीछे रह जाता है। ब्रोंको उसे वहां से निकलने को कहता है, लेकिन बेकर इनकार कर देता है। वो कहता है कि किसी को उनके लिए समय बचाने के लिए रुकना पड़ेगा। जैसे ही पूरी टीम सुरख में भाग जाती है, बेकर दुश्मन को रोक के रखता है। जब टीम वहां से चली जाती है, वो एक बटन दबाता है और पूरा सेफ हाउस आग में उड़ जाता है। धमाके से पूरी बिल्डिंग खत्म हो जाती है और बहुत सारे सैलेजार के लोग उसी में मारे जाते हैं। बेकर भी वहां से बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन उसकी कुर्बानी की वजह से उसकी टीम को मौका मिलता है और वो वहां से भाग जाते हैं। लेकिन वो किनारे तक पहुंच पाते उससे पहले ही इलिप्सिन नाम का एक आदमी हेलीकॉप्टर में आता है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। गोलियां बरसती हैं और टीम को एक वीरान पड़े गैराज में भागने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर वहां से गुजरता है, ब्रोंको एक रॉकेट लॉन्चर अपने हाथ में लेता है और हेलीकॉप्टर पर चला देता है। रॉकेट सीधा हेलीकॉप्टर में लगता है और इलिप्सिन को अपने साथ नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से पूरी टीम का रास्ता साफ हो जाता है।
वो आखिरकार पोर्ट तक पहुंच जाते हैं जहां पर पहले से ही एक बोट उनका इंतजार कर रही थी। रेचल उस पर चढ़ जाती है और वो पोर्ट तक पहुंच जाते हैं। ब्रोंको रेचल को बाकी पूरी टीम के साथ समुंदर के रास्ते भेज देता है। वो और सेड एक आखिरी काम के लिए पीछे रह जाते हैं। कुछ देर बाद ब्रोंको और सिड सालाजार के पेंट हाउस में घुस जाते हैं। सालाजार को ढूंढने के बाद वो उसे बेहोश कर देते हैं। फिर वो चुपके से उसे एम्बुलेंस के अंदर बिल्डिंग से बाहर निकाल लेते हैं। कुछ देर के बाद रेचल बॉबी के पास आ जाती है। इस बार वो मुस्कुराती है। वो बॉबी को बता देती है कि उसे उसका पैसा मिल गया है। बॉबी को ये सुनकर राहत मिल जाती है, लेकिन रेचल उसकी ये खुशी जल्द ही खत्म कर देती है। वो बॉबी को याद दिलाती है कि लालच के नतीजे बहुत बुरे होते हैं। ये कुछ भी नहीं होता अगर उसने समय पर उसे पैसे दे दिए होते जो उसे पहले ही मिल जाने चाहिए थे। रेचल फिर एक आखिरी बात उसे बताती है। वो कहती है कि सालाजार अभी भी जिंदा है और वो गुस्सा है। उसका पूरा बिजनेस उसके आसपास खत्म हो रहा है। वो एफबीआई को कंपनी के क्रिमिनल्स के साथ बिजनेस डीलिंग के बारे में सब कुछ बताने का फैसला कर सकता है। जैसे ही रेचल मुड़ती है और चली जाती है, बॉबी को कंपनी के चेयरमैन के फोन से एक कॉल आती है। उसी समय बॉबी को समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। कंपनी को किसी को बकरा बनाना था और अब बॉबी को बलि का बकरा बनाया जाएगा। पूरा इल्जाम उस पर डाल दिया जाएगा और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।